मैं दामोदर शर्मा अल्फा सक्सेस एकेडमी के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से अभिनंदन करता हूं। तो अभी अपन प्राचीन इतिहास में चल रहे हैं थोड़ा सा, और प्राचीन इतिहास में एक टॉपिक है जनपद काल, ठीक है ना। और जनपद काल में अपन पढ़ेंगे जो जनपद राजस्थान के जनपद हैं, राजस्थान के जनपद है ना, उनकी अपन यहाँ पे चर्चा करेंगे। दरअसल आपको पता ही है कि जो महाजनपद काल है उसे द्वितीय नगरीकरण कहा जाता है, ठीक है। महाजनपद काल को द्वितीय नगरीकरण कहते हैं, ठीक है। ये जो प्रथम नगरीकरण है ना, ये आपको पता ही है किसे कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता को, ठीक है ना। प्रथम नगरीकरण किसे कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को कहा जाता है। राजस्थान में जनपदों का विकास कैसे हुआ था? दरअसल अधिकतर जो जनपद है ना, उनका विकास तब हुआ था जब भारत पर यूनानियों का आक्रमण हुआ था, ठीक है ना। तो यूनानियों का आक्रमण हुआ, जिसके बाद में क्या हुआ कि पंजाब क्षेत्र है ना, वर्तमान में रावी नदी के पास, वहाँ पर है ना रावी और चिनाब नदियों के मध्य ये जनपद के लोग हैं ना, ये विस्तृत थे, ठीक है। जैसे ही यूनानी आक्रमण हुआ ना, ये राजस्थान में आ गए। जैसे कि अपन पढ़ेंगे सीवी जनपद, वे भी यहीं से आए थे, मालव जनपद, वे भी वहीं से आए थे, ठीक है। तो इनके बारे में ये जो जनपद है ना, कहने का मतलब ये है कि इसके बाद में राजस्थान में विस्तृत हो गए, ठीक है। राजस्थान में जो जनपदों का जो काल है ना, ये 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक माना जाता है। यानी राजस्थान में जनपदों का काल कब से कब तक पढ़ना है अपने को, 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक जनपदों का काल पढ़ना है, ठीक है। इसका मतलब यही है कि ये जो जनपद के लोग हैं ना, ये स्वतंत्रता प्रिय थे। यही कारण है कि यूनानियों का जब आक्रमण हुआ तो पंजाब जैसे उर्वरा क्षेत्र को छोड़कर कहाँ आ गए थे, ये राजस्थान में आ गए थे, ठीक है ना। राजस्थान क्षेत्र में आए और उन्होंने अलग अलग जगह पर अपना जो जनपद था वो स्थापित किए, ठीक है ना। उन्होंने न केवल जनपद स्थापित किए बल्कि यहाँ पर सिक्कों का भी प्रचलन किया, ठीक है ना। जो सिक्के हैं वो भी अपने को बताते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर ये आए थे, कौन, जनपद काल के समय, ठीक है ना। यदि अपन बात करें तो अपन है ना इस दौरान जिन जनपदों का अध्ययन करेंगे, जिन जनपदों का अध्ययन करेंगे, इसमें वो जो जनपद हैं, एक तो पढ़ेंगे अपन मत्स्य जनपद, ठीक है। दूसरा पढ़ेंगे अपन सीवी जनपद, तीसरा पढ़ेंगे अपन सीवी जनपद के बाद में मालव जनपद, ठीक है ना। फिर अपन पढ़ेंगे योधेय जनपद, ठीक है ना। फिर अपन पढ़ेंगे सूरसेन जनपद, क्योंकि राजस्थान से संबंधित है ना, वही अपन पढ़ेंगे। फिर अपन पढ़ेंगे सालव जनपद, ठीक है ना, सालव जनपद पढ़ेंगे। इसके बाद में अपने पढ़ेंगे एक कुरु जनपद। तो ये जो जनपद है ना, इनके बारे में अपने को अध्ययन करना है क्योंकि राजस्थान से संबंधित थे, ठीक है ना। तो मैं दोबारा बता देता हूँ, आपको याद रखना है कि महाजनपद काल को है ना द्वितीय नगरीकरण का काल कहा जाता है। प्रथम नगरीकरण का जो काल था वो सिंधु घाटी सभ्यता के समय था। तो अधिकतर जो जनपद है ना, वो उस समय राजस्थान में नहीं थे बल्कि दूसरे क्षेत्रों में ये निवास करते थे। और जब यूनानियों का आक्रमण हुआ था, किसका आक्रमण हुआ, यूनानियों का, और उस समय ये राजस्थान में आकर के ये जातियां बस गई थी जनपद काल की, ठीक है ना। याद रखना है कि इन्होंने राजस्थान में ही अपना विस्तृत क्षेत्र था वो बसाया। एक्चुअल में राजस्थान में बाहर से आने वाले जनपदों के उदाहरण हैं, जैसे कि सीवी जनपद और मालव जनपद है। इसीलिए राजस्थान में जो जनपदों का काल है ना, ये 300 ईसा पूर्व से लगभग कब माना जाता है, 300 ईस्वी तक, ये ईसा पूर्व लिख दिया मैंने, 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक जो काल है ना वो जनपदों का काल माना जाता है। कहाँ पर, राजस्थान में। ये जो
जनपद के लोग हैं ना, ये स्वतंत्रता प्रिय थे। इसलिए जब यूनानियों का आक्रमण हुआ तो पंजाब जैसे उर्वरा क्षेत्र को छोड़कर, क्योंकि उपजाऊ क्षेत्र था ना पंजाब, उसे छोड़ करके ये कहाँ पे आए थे? राजस्थान। इसका मतलब ये स्वतंत्रता प्रिय थे। दरअसल इन्होंने अलग अलग जगह पर अपने जनपद स्थापित किए और उन्होंने यहाँ पर सिक्कों का भी प्रचलन किया था राजस्थान के क्षेत्र में। ठीक है। मुख्य जनपद राजस्थान के अपने को पढ़ने हैं कौन से? मत्स्य जनपद, सीवी जनपद, मालव जनपद, योधेय जनपद, सूरसेन जनपद, सालव जनपद और कुरु जनपद। इनके बारे में अपने को अध्ययन करना है। ठीक है ना? तो स्टार्ट से पढ़ते हैं अपन। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं मत्स्य जनपद। ठीक है। मत्स्य जनपद है ना, ये दरअसल वर्तमान में जयपुर, अलवर, धौलपुर, करौली व भरतपुर का कुछ भाग, यानी ये पूरा भाग नहीं था, इनमें कुछ कुछ भाग आते थे। ठीक है। ये कौन सा जनपद था? मत्स्य जनपद था। मत्स्य जनपद की जो राजधानी है ना, मत्स्य जनपद की राजधानी वो कौन सी थी? विराटनगर थी। ठीक है ना? विराटनगर इनकी राजधानी थी। दरअसल इसे वर्तमान में क्या कहते हैं? बैराठ भी कहते हैं। और ये कहाँ पे पड़ता है? जयपुर में पड़ता है। ये इनकी राजधानी थी। हालांकि कुछ ग्रंथों में इसकी राजधानी उपावल्य भी बताई गई। ऐसा माना गया कि पहले इनकी राजधानी कौन सी थी? उपावल्य थी। ठीक है। ये जो मत्स्य जनपद है, इसके लिए सबसे पहले खुदाई की गई थी 1840 ईस्वी में, और वो करवाई थी जयपुर के शासक जिसका नाम था सुवाई राम सिंह सेकंड। उन्होंने इसकी खुदाई सबसे पहले करवाई थी 1840 ईस्वी में। ठीक है ना? और किसके नेतृत्व में करवाई थी? किरोती खांगरोत के नेतृत्व में। यानी किरोती खांगरोत के नेतृत्व में पहली बार इन्होंने खुदाई करवाई थी 1840 में। जब ये खुदाई करवाई गई थी ना, तो उस समय यहाँ से एक स्वर्ण कलश भी प्राप्त हुआ था जिसमें बुद्ध की अस्थियां पाई गई थी। ठीक है ना? खुदाई के समय। उसके बाद में 19वीं शताब्दी में लगभग 1872 से 74 तक इसका अन्वेषण किया था मेजर कार्लाइन ने। किसने किया था? मेजर कार्लाइन के द्वारा इसका अन्वेषण किया गया था। ठीक है। बाद में 1936 ईस्वी में यहाँ पर अन्वेषण किया था दयाराम साहनी ने। तो अलग अलग समय पर इसका अन्वेषण है ना वो किया गया था। कौन से जनपद का? मत्स्य जनपद का। मत्स्य जनपद है ना, इसकी जानकारी अपने को प्राप्त होती है महाभारत से। ठीक है। महाभारत से इसकी जानकारी प्राप्त होती है। दरअसल महाभारत के कर्ण पर्व में, कौन से पर्व में? कर्ण पर्व में इसका उल्लेख मिलता है। कौन से जनपद का? मत्स्य जनपद का। ठीक है। महाभारत है, उसके जो रचनाकार कौन थे? वेद व्यास थे। तो उसी ने मत्स्य जनपद का उल्लेख किया है। इसमें बताया गया है कि जो पांडव थे ना, उन्होंने अज्ञातवास के दौरान, किसके दौरान? पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान यहाँ पर समय बिताया था। ठीक है ना? पांडव अज्ञातवास के दौरान यहाँ पर आए थे और उन्होंने समय बिताया था कहाँ पर? विराटनगर में आए थे। और उस समय इनका जो शासक है ना, उसका नाम विराट बताया गया है। उस समय यहाँ के शासक का नाम क्या बताया गया है? विराट बताया गया है। ठीक है। याद रखना है कि मत्स्य जनपद है, मत्स्य जनपद, वहाँ पर उस समय मत्स्य जनपद है, वहाँ पर उस समय जो विराट शासक था, तो उसके बारे में उल्लेख लिखा गया है महाभारत में कि जो युधिष्ठिर थे ना, युधिष्ठिर वो दरअसल विराट राजा के साथ चौपड़ खेलते थे। क्या खेलते थे? चौपड़। और जो उत्तरा है ना, उत्तरा,
उनके साथ जो अर्जुन है वो नृत्य करते थे। राजकुमारी उत्तरा यहीं की थी, ठीक है ना, तो उनके साथ अर्जुन नृत्य करते थे, ठीक है। इसके बाद में जो मत्स्य जनपद है ना, यहाँ की जो व्यवस्था थी वो राजतंत्रात्मक थी। कैसी थी? राजतंत्रात्मक, यानी राजतंत्र था यहाँ पे, राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। कहाँ पे? मत्स्य जनपद में। यानी यहाँ का जो प्रमुख है ना वो राजा ही होता था। कौन होता था? राजा। इसके अलावा यहाँ पर पुरोहित और सेनानी भी होते थे। इसके अलावा कौन होते थे? पुरोहित और सेनानी भी मत्स्य जनपद में होते थे। जो यहाँ का जो राजा है ना, उसका जो पद था वो अनुवासिक ही था। राजा का पद कैसा था? यहाँ पे अनुवासिक था। कहाँ पर? मत्स्य जनपद में। मत्स्य जनपद के बारे में याद रखना है कि यहाँ पर राजनीतिक व्यवस्था में जो महिषी यानी जो रानी है ना, वो भी मुख्य भूमिका निभाती थी। तो ये इस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था थी कहाँ की? मत्स्य जनपद की, ठीक है ना। तो आपको इतना याद रखना है कि जो मत्स्य जनपद है ये वर्तमान में कहाँ पे है? जयपुर, अलवर, धौलपुर, करौली और भरतपुर का जो क्षेत्र है ना वो मत्स्य जनपद था। इसकी जो राजधानी है वो कौन सी थी? विराटनगर, जिसे वर्तमान में क्या कहते हैं? बैराठ कहा जाता है। वर्तमान में विराटनगर को क्या कहते हैं? बैराठ कहते हैं। दरअसल इसका जो प्राचीन नाम था वो उपावल्य था। क्या नाम था प्राचीन नाम? उपावल्य। 1840 ईस्वी में यहाँ पर पहली बार खुदाई करवाई थी जयपुर के शासक ने, जिसका नाम क्या था? स्वाई राम सिंह सेकंड। और ये खुदाई है ना किरोती खांगरोत के नेतृत्व में करवाई गई थी। जब यहाँ पर यह खुदाई करवाई गई उस समय यहाँ पर एक स्वर्ण कलश प्राप्त हुआ था जिसमें बुद्ध की अस्थियां पाई गई थी। 19वीं शताब्दी में यहाँ पर अन्वेषण किया था मेजर कार्लाइन ने 1872 से 1874 ईस्वी तक। 1936 ईस्वी में जो दयाराम साहनी थे उन्होंने भी इसका अन्वेषण किया था, ठीक है। याद रखना है कि यहाँ पर जो जानकारी है ना वो मत्स्य जनपद की अपने को कहाँ से मिली? महाभारत से मिली। महाभारत के कर्ण पर्व में इसका उल्लेख मिलता है। महाभारत के जो रचयिता थे वो कौन माने जाते हैं? वेदव्यास माने जाते हैं। इस ग्रंथ के अनुसार जो पांडव थे ना वो अज्ञातवास के दौरान यहाँ पर आए थे और यहाँ पर समय बिताया था। उस समय यहाँ पर जो शासक था वो कौन था? विराट था। वर्णन मिलता है कि युधिष्ठिर था ना, विराट के साथ चौपड़ खेलता था और राजकुमारी उत्तरा और अर्जुन क्या करते थे? नृत्य करते थे। यहाँ की जो व्यवस्था थी ना राजनीतिक, वो कैसी थी? राजतंत्रात्मक थी। सबसे मुख्य जो होता था वो राजा होता था। सबसे मुख्य कौन होता था? राजा। राजा का पद है ना यहाँ पर अनुवासिक होता था। अन्य जो होते थे मुख्य वो पुरोहित और कौन होते थे? सेनानी होते थे, ठीक है ना। यहाँ पर जो रानी है ना उसको भी अधिकार थे, जिसे क्या कहा जाता था? महिषी नाम से संबोधित किया जाता था। तो इसको भी यहाँ पर अधिकार प्राप्त थे, ठीक है। आगे पढ़ते हैं अभी। इसके बाद जो मत्स्य जनपद है यहाँ पर सामाजिक जीवन की बात करें तो यहाँ के लोग हैं ना वो मनोरंजन भी बहुत करते थे। मनोरंजन के इनके साधन थे, जैसे मैंने बताई दिया ना, चौपड़, इसके अलावा नृत्य, पास्य का खेल, ये इनके मनोरंजन के साधन होते थे, ठीक है ना। यहाँ पर है ना सार्वजनिक भोज है ना उसका आयोजन भी किया जाता था। सार्वजनिक भोज का भी यहाँ पर आयोजन होता था। कहाँ पर? मत्स्य जनपद में। याद रखना है कि जो मत्स्य जनपद है, मत्स्य जनपद, यहाँ पर दरअसल उल्लेख मिलता है कि यहीं पर कथक नृत्य का जनक, जिसका नाम क्या था? मिहिर, वो यहीं का निवासी था। और इसका जो वर्णन है ना वो हरिहर नामक व्यक्ति ने किया है। तो हरिहर नामक जो एक साहित्यकार थे उन्होंने वर्णन किया है कि जो कथक नृत्य के जनक मिहिर थे ना वो यहीं के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? वो मत्स्य जनपद के निवासी थे, ठीक है ना। उसके बाद में जो मत्स्य जनपद है ना उसके बारे में कहा जाता है कि अंतिम समय में यहाँ पर अधिकार किया था चेदी जनपद ने। किसने अधिकार किया था? चेदी जनपद। यानी जो चेदी जनपद है ना उसने मत्स्य जनपद का विलय कर लिया था इसके बाद में, ठीक है ना। ये जो
चेदी जनपद है ना, उसके बाद में जो चेदी जनपद का विलय किस में हो गया था, मगध में। यानी चेदी जनपद का बाद में विलय किसका हो गया था, मगध में हो गया था। तो इसका मतलब स्पष्ट है कि यहाँ पर है ना जो मगध साम्राज्य है ना उसका शासन स्थापित हो गया था, ठीक है ना। यानी बाद में यहाँ पर मगध साम्राज्य का शासन था वो स्थापित हुआ, ठीक है। तो ये था अपना कौन सा जनपद, मत्स्य जनपद। तो दोबारा बता देता हूँ, मत्स्य जनपद है न, उनकी राजधानी कौन सी थी, विराटनगर थी। सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर है ना सामाजिक जीवन में मनोरंजन बहुत होते थे, यानी मनोरंजन काफ़ी ज़्यादा होते थे। दरअसल यहाँ पर मनोरंजन की यदि अपन बात करें तो मनोरंजन के जो साधन थे यहाँ पर वो थे चौपड़, नृत्य, पासे का खेल, ठीक है ना। सार्वजनिक भोज भी यहाँ पर आयोजित किए जाते थे। कथक नृत्य का जनक मिहिर है ना वो यहीं से संबंधित था, ऐसा बताया किसने, हरिहर नामक एक विद्वान ने। इसके बाद में अंतिम समय में है ना ये जो मत्स्य जनपद है उसका विलय किस में हो गया था, चेदी जनपद में। बाद में चेदी जनपद पर मगध ने अधिकार किया और अपने साम्राज्य में विलय कर दिया। तो ये था अपना कौन सा जनपद, मत्स्य। हालांकि क्वेश्चन है ना मेन है ना राजधानी कौन सी थी यही आते हैं, और कौन कौन से जिलों में स्थित था ऐसे यही एग्जाम में आते हैं मोस्टली, ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने बता दिया आपको, कुछ भी पूछा जाए तो, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके आगे है फिर सीवी जनपद। सीवी जनपद है ना वर्तमान में जो मेवाड़ क्षेत्र है वो था। मुख्यतः कौन कौन सा भाग था, सिरोही वाला क्षेत्र, चित्तौड़ वाला क्षेत्र, इसके अलावा उदयपुर वाला जो क्षेत्र है मुख्यतः ये कौन से जनपद का भाग था, सीवी जनपद का। जो सीवी जनपद है ना उसकी जो राजधानी थी वो कौन सी है, मध्यमिका या मजमिका, ये इनकी राजधानी थी, जिसे वर्तमान समय में क्या कहते हैं, वर्तमान समय में इसे कहा जाता है नगरी। और ये जो नगरी है ना ये कहाँ पे स्थित है, चित्तौड़ में है, ठीक है ना। तो वर्तमान समय में इसे नगरी कहते हैं और नगरी है वो कहाँ पे है, चित्तौड़ में स्थित है, ठीक है। ये जो सीवी जनपद है, सीवी जनपद, इसका जो अन्वेषण है ना उसका श्रेय है भी जाता है मेजर कार्लाइन को। किसको जाता है, मेजर कार्लाइन को जाता है। और मेजर कार्लाइन ने इसका जो अन्वेषण है ये किया था 1874 ईस्वी में, ठीक है ना। बाद में इसका अन्वेषण किया गया भंडारकर के द्वारा, और भंडारकर ने कब किया था, 1919-20 ईस्वी में। इसके बाद में नीलरतन बनर्जी ने भी इसका अन्वेषण किया था, और नीलरतन बनर्जी ने कब किया था, 1962-63 में, ठीक है। तो इस तरह से इसका अन्वेषण हुआ था किसका, कौन से जनपद के बारे में, सीवी जनपद के बारे में। जो सीवी जनपद है ना, सीवी जनपद, वहां पर इसके सिक्के मिले हैं, क्या मिले हैं, सिक्के। और इन सिक्कों पर लिखा गया है मझी माकाए सीवी जनपद दास। तो ये इनके सिक्कों पर लिखा गया है। तो ये स्पष्ट करता है कि ये सीवी जनपद के क्या थे, सिक्के थे। यहां तक समझ में आ गया ना। जो सीवी जनपद के लोग हैं ना इनका जो प्रारंभिक स्थान था, इनका जो प्रारंभिक स्थान होता था वो था दरअसल जंग नामक एक क्षेत्र पड़ता है। जंग नामक क्षेत्र है जो पाकिस्तान में सोरकोट, यानी सोरकोट है ना वहां पर जंग जिला है पाकिस्तान में, और वहीं से ये आए थे। यानी सोरकोट जंग पाकिस्तान में है, वहीं से ये आए थे ऐसा माना जाता है, ठीक है ना। दरअसल इनके बारे में ऐसा माना जाता है कि इनका जो जातक जो ग्रंथ है ना उनमें लिखा गया है कि उनका जो पहला शासक था वो उसीनर था। कौन था, उसीनर। और उसीनर का पुत्र था सीवी। उसीनर का पुत्र क्या था, सीवी था, ऐसा माना जाता है। दरअसल जो सीवी है ना, सीवी उसी ने कहते हैं कि इंद्र भगवान की सहायता की थी, इंद्र की सहायता की थी सीवी ने, और सीवी के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा था, सीवी जनपद पड़ा था। हालांकि यदि अपन बात करें, अपन यदि बात करते हैं महाभाष्य की, ठीक है ना, महाभाष्य की, तो महाभाष्य में लिखा गया है
कि इस क्षेत्र का नाम उसीनरी था। महाभाष्य में क्या लिखा गया कि इस क्षेत्र का नाम क्या था? उसीनर था। ठीक है ना। तो महाभाष्य किसने लिखा था? पाणिनि ने लिखा था। किसने लिखा था? पाणिनि ने। तो इसमें इसका वर्णन मिलता है। ठीक है ना। महाभाष्य सॉरी पतंजलि ने लिखा था, पाणिनि ने लिखा था। ठीक है ना। पाणिनि है ना, पाणिनि उसने वर्णन किया है कि ये जो क्षेत्र है ना ये शिवी नामक राजा का था। यानी पतंजलि ने महाभाष्य में तो क्या वर्णन किया है कि इस क्षेत्र का नाम उसीनर था, और पाणिनि ने कहा है कि ये क्षेत्र किसका था? शिवी का था। कुछ भी हो, लेकिन इसका नाम क्या पड़ गया था? शिवी जनपद पड़ गया था। बाद में ऐसा बताया गया है कि यहाँ पर एक्चुअल में क्या हुआ कि यवनों का आक्रमण हुआ था। यवनों का आक्रमण हुआ, और कुछ ग्रंथों में उस यवन शासक का नाम मिंडार बताया गया है। क्या बताया गया है? मिंडार। उस समय ये क्या हुआ कि पाकिस्तान क्षेत्र से, पाकिस्तान का पंजाब क्षेत्र था, ये पंजाब क्षेत्र में कौन सा बताया मैंने? सोरकोट जंग, ये पाकिस्तान का पंजाब क्षेत्र है। वहाँ से ये शिफ्ट होकर के कहाँ पे आ गए थे? राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में आ गए। यानी यवनों के आक्रमण के बाद में ही ये वहाँ से आए थे। और ये जो जानकारी है ना अपने को कि ये सोरकोट में रहते थे, तो सोरकोट लेख है एक वहाँ पे मिला है, और उस लेख में इसकी जानकारी मिलती है कि ये उस समय यहीं पर निवास करते थे। तो ये स्थिति थी इनकी। तो आपको मेन चीज़ें याद रखनी है। आपको याद रखना है कि जो शिवी जनपद है ना वो वर्तमान में कौन सा क्षेत्र? मेवाड़ क्षेत्र, जिसमें कौन कौन से आते थे? सिरोही, चित्तौड़ और उदयपुर। इनकी जो राजधानी थी वो कौन सी थी? मध्यमिका या मजमिका। और इसे वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? नगरी नाम से। और नगरी कहाँ पे है? चित्तौड़ में है। इसका सबसे पहले जो अन्वेषण है वो मेजर कार्लाइन ने किया था 1874 ईस्वी में। बाद में भंडारकर ने किया था 1919-20 में किया था। नीलरतन बैनर्जी ने किया था 1962-63 में। यहाँ पर जो सिक्के मिले हैं ना उन पर लिखा गया है मझीमा का शिवी जनपद दास, ये लिखा गया है। ठीक है ना। दरअसल इनका जो प्रारंभिक स्थान है ना वो कौन सा माना जाता है? सोरकोट जंग, पाकिस्तान, जो पंजाब में है। ठीक है, रावी नदी के क्षेत्र में। जातक ग्रंथों के अनुसार है ना सबसे पहले यहाँ पर उसीनर राजा हुआ था। उसी का पुत्र कौन था? शिवी था। और शिवी ने ना इंद्र का भी साथ दिया था, ऐसा लिखा गया है। पतंजलि के महाभाष्य में इस क्षेत्र का नाम उसीनर बताया गया है, जबकि पाणिनि ने इस क्षेत्र का नाम शिवी के नाम पर क्या बताया? शिवी जनपद बताया। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर यवनों का आक्रमण हुआ था, और संभवतः उस शासक का नाम मिंडार माना जाता है, जिसके बाद ये पंजाब क्षेत्र से राजस्थान के मेवाड़ में आ गए थे। और ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सोरकोट क्षेत्र में रहते थे। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो सोरकोट लेख है, तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये इस क्षेत्र में निवास करते थे। समझ गए ना? यहाँ तक आगे बता देता हूँ। इसके बाद में जो शिवी जनपद है ना उनकी व्यवस्था राजतंत्रात्मक की थी। यहाँ पर कैसी थी? राजतंत्रात्मक थी। ठीक है ना। एक्चुअल में एरियन ने उल्लेख किया है कि यहाँ की जो सेना है ना वो बहुत ही शक्तिशाली थी। सेना वो बहुत शक्तिशाली थी, ऐसा उल्लेख किसने किया है? एरियन ने किया है। एरियन ने बताया कि इनके पास है ना 3000 घुड़सवार थे। पैदल सैनिकों की संख्या तो काफ़ी ज़्यादा थी, घुड़सवार कितने थे इनके पास? 3000 थे। और दरअसल ये है ना शस्त्रों के रूप में गदा और लाठी का प्रयोग करते थे। गदा और लाठी से पीटते थे ये। ठीक है ना। दरअसल एरियन लिखता है कि ये जब है ना युद्ध मैदान में आ जाते थे ना तो जो शत्रु है ना उसका रहना मुश्किल हो जाता था, ये स्थिति थी। ठीक है ना, ऐसा एरियन ने लिखा है एक्चुअल में। उसके बाद में जो शिवी जनपद है ना, शिवी जनपद, यहाँ के जो लोग हैं ना ये दानी भी माने जाते हैं। दरअसल क्या है कि दान के भंडार भी पाए गए हैं नगरी में। कहाँ पर पाए गए हैं? नगरी में। तो ये स्थिति स्पष्ट करती है कि ये दानी भी काफ़ी ज़्यादा होते थे। कहाँ के लोग? शिवी जनपद के लोग। जो शिवी जनपद है ना उसके बारे में याद रखना है कि यहाँ पर नगरी क्षेत्र में नारायण वाटिका नामक स्थान मिला है। नगरी में कौन सा स्थान मिला है? नारायण वाटिका स्थान। दरअसल वहां पर कृष्ण और बलराम की उपासना के संकेत मिलते हैं। किसके? कृष्ण और बलराम के।
तो आपको पता है कृष्ण और बलराम है ना, ये भागवत धर्म से संबंधित थे। कौन से भागवत धर्म से। तो आपसे पूछा जाए कि भारत का जो प्राचीन भागवत धर्म का जो उल्लेख है ना, वो कहाँ पर मिलता है, या संकेत कहाँ मिलते हैं, तो कहाँ मिलते हैं, ये नगरी में मिलते हैं। यानी भारत में सबसे प्राचीन भागवत धर्म के संकेत अब वो कहाँ पे मिले हैं, नगरी में। इसके बारे में लिखा गया है कि यहाँ पर अधिकार हो गया था शक। पहले तो कुषाण काल में यहाँ पर अधिकार किया था कनिष्क ने। किसने किया था, कनिष्क ने। लेकिन बाद में यहाँ पर शक क्षत्रप शासक नहपान का अधिकार था। किसका अधिकार था, नहपान का अधिकार था, शक क्षत्रप शासक। बाद में जो नहपान है ना, उसे मार दिया था गौतमी पुत्र सातकर्णी ने। किसने मार दिया था, गौतमी पुत्र सातकर्णी ने मार दिया था, और उसने यहाँ पर अधिकार कर लिया। गौतमी पुत्र सातकर्णी है ना, उसके बाद में यहाँ पर शक शासक रुद्रदामन का भी अधिकार रहा था। रुद्रदामन के इसका जो उल्लेख है ना, कि यहाँ पर रुद्रदामन का अधिकार रहा, ये जूनागढ़ लेख में मिलता है। यानी रुद्रदामन के समय का एक लेख है, जूनागढ़ लेख, जो कहाँ पड़ता है, गुजरात में। तो इसका यहाँ पर उल्लेख मिलता है कि यहाँ पर शक शासक रुद्रदामन का शासन रहा था। ठीक है ना। बाद में यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय ने अधिकार कर लिया था। शकों को हराया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने, और यहाँ पर अधिकार कर लिया था। तो इस तरह से बाद में यहाँ पर गुप्तों का अधिकार हो चुका था। कौन से जनपद पर, सीवी जनपद पर। तो ये पढ़ा अपन ने, कौन सा जनपद है, सीवी जनपद। तो आपको याद रखना है कि जो यहाँ पर शासन व्यवस्था थी ना, वो कैसी थी, राजतंत्रात्मक थी। एरियन के अनुसार इनकी जो सेना है ना, वो बहुत ही शक्तिशाली होती थी। दरअसल इनके पास 3000 घुड़सवार होते थे, और शस्त्रों के रूप में ये किसका प्रयोग करते थे, गदा और लाठियों का प्रयोग करते थे। ऐसा किसने लिखा है, एरियन ने लिखा है। ठीक है ना। याद रखना है कि ये दानी भी बहुत थे, और इसका जो संकेत है वो नगरी में मिला है। दरअसल जो नगरी है ना, वहां पर दान के भंडार पाए गए हैं। याद रखना है, नगरी के नारायण वाटिका स्थान पर कृष्ण बलराम की उपासना के संकेत मिले हैं। तो ये है ना, भारत का सबसे प्राचीन स्थल है जहां पर भागवत धर्म का उदाहरण मिलता है। यानी भागवत धर्म का उदाहरण है ना, भारत में सबसे प्राचीन कहां पर मिलेगा आपको, सीवी जनपद की नगरी में ही मिलेगा। ठीक है ना। एक्चुअल में कहा जाता है कि यहाँ पर कुषाण शासक कनिष्क का अधिकार हो गया था। बाद में शक क्षत्रप शासक, जिसका नाम था नहपान, उसने यहाँ पर अधिकार किया। ठीक है ना। नहपान के बाद में यहाँ पर गौतमी पुत्र सातकर्णी ने नहपान की हत्या कर दी, और उसके बाद में यहाँ पर शक शासक रुद्रदामन का अधिकार रहा। और इसकी जो जानकारी है वो अपने को कौन से लेख से मिलती है, जूनागढ़ लेख से मिलती है। ठीक है ना। चंद्रगुप्त द्वितीय है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय, उसने बाद में शकों को पराजित किया था, और इस क्षेत्र पर अपना अधिकार जमा लिया था। तो ये था अपना कौन सा जनपद, सीवी जनपद। तो ये हो गया अपना सीवी जनपद। और अब अपन पढ़ते हैं मालव जनपद। ठीक है ना। तो अगला कौन सा जनपद आता है, मालव जनपद। मालव जनपद की बात करें तो मुख्यतया टोंक, जयपुर और भीलवाड़ा का कुछ भाग, ये किस में आता था, मालव जनपद में। ठीक है ना। इसकी जो राजधानी थी ना, वो थी नगर। इसे कारकोट नगर के नाम से भी जाना जाता है, जो कहां पे है, वर्तमान में टोंक में है। इसका अन्वेषण भी किया था मेजर कार्लाइन ने। किसने किया था, मेजर कार्लाइन ने इसका अन्वेषण किया था। और यह कब किया गया था, 19वीं शताब्दी में किया गया था। दरअसल ऐसा उल्लेख मिलता है कि इनका जो प्रारंभिक क्षेत्र है ना, वो पंजाब वाला क्षेत्र था। ठीक है ना। ये जो पंजाब वाला क्षेत्र था, और ये पंजाब वाला जो पाकिस्तान में ना, वो, और ऐसा माना जाता है कि रावी और जो चिनाब नदी है ना, उनके बीच में ये रहते थे। रावी और चिनाब नदियां हैं ना, वहां पर ये रहते थे, ऐसा माना जाता है। 326 ईसा पूर्व में जब सिकंदर का आक्रमण हुआ, किसका आक्रमण हुआ था, सिकंदर का आक्रमण हुआ था,
तो उस समय ये है ना विस्थापित होकर के, ये वहां से विस्थापित होकर के कहां पे आ गए थे, राजस्थान में आ गए थे। ठीक है। दरअसल नगर में जो सिक्के मिले हैं ना, उन पर जय मालवय या जय मालवा नाम लिखा गया है। इन सिक्कों पर ऐसा लिखा गया है, जय मालवा या जय मालवा नाम इन सिक्कों पर लिखा गया है। ठीक है। इसके बाद में याद रखना है कि मालव जनपद के लोग हैं ना, उन्हें गण कहा जाता था। क्या कहते थे? गण कहा जाता था। और कहते हैं कि जब सिकंदर का आक्रमण हुआ था तो समझौते के लिए इन गणों को दूत बनाकर भेजा गया था। गणों को दूत बनाकर के यहाँ पर भेजा गया था। दरअसल गण का मतलब यह भी है कि यहाँ पर गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, राजतंत्रात्मक नहीं थी, बल्कि कैसी व्यवस्था मानी जाती है? यहाँ पे गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। एक्चुअल में ऐसा माना जाता है कि जो यहाँ का मुख्य था ना, जो राजा था, वो चुना जाता था, उनका चुनाव किया जाता था। ठीक है ना। यहां तक कि यहां पर जो सैनिक और जो सेनापति थे ना, उनका भी चुनाव ही होता था यहाँ पर। यानी पूरी तरह से गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। कहां पे? मालव जनपद में। ठीक है। और ये है ना, मालव जनपद के सैनिक ये शस्त्रोपजीवी रहते थे। कैसे थे? शस्त्रोपजीवी कहलाते थे। यानी हमेशा है ना बस हथियारों के साथ युद्ध करना होता था। ठीक है ना। और यही कारण है कि ये महाराजा जैसी उपाधि है ना, वो धारण नहीं करते थे। महाराजा जैसी उपाधि ये धारण नहीं करते थे। कहाँ के लोग? मालव जनपद के लोग। मालव जनपद के समय यहाँ पर क्षत्रपों का आक्रमण हुआ था, लेकिन जो क्षत्रप है ना, उन्हें इन्होंने पराजित कर दिया था। क्षत्रपों को पराजित किया गया था। किसके द्वारा? मालव जनपद के लोगों के द्वारा। तो क्षत्रप यहाँ पर बुरी तरह से पराजित हुए थे। ठीक है। उसके बाद में मालव जनपद के ये जो क्षत्रपों को पराजित किया था, इसका उल्लेख है ना, वे नांदसा यूप स्तंभ से मिलता है। दोबारा लिख देता हूं। यानी इसका जो उल्लेख है वो किससे मिलता है? नांदसा यूप स्तंभ, इससे इसका उल्लेख मिलता है। नांदसा यूप स्तंभ है ना, ये कहाँ पे पड़ता है? भीलवाड़ा में है। नांदसा यूप स्तंभ कहाँ पे है? भीलवाड़ा में है। और इससे इसी बात का उल्लेख मिलता है कि इन्होंने है ना क्षत्रपों को पराजित किया था। दरअसल ऐसा माना जाता है कि उस समय यहाँ का जो शासक था ना, उसका नाम सोम था। क्या नाम था? शासक का नाम सोम था। और सोम ने यहाँ पर क्षत्रपों को पराजित किया था। किसे पराजित किया था इसने? क्षत्रपों को पराजित किया था। और एक यज्ञ का आयोजन किया था जिसका नाम था षष्ठी रात्र। ठीक है ना। जो षष्ठी रात्र जो यज्ञ है ना, उसका आयोजन किया था। ये स्तंभ पर लिखा गया है, सोम नामक राजा ने। जबकि उसने किसको पराजित किया था? यहाँ पर क्षत्रपों को पराजित किया गया था। उसके बाद में ये जो मालव जनपद के लोग थे ना, कहा जाता है कि बाद में यहाँ पर राजतंत्रात्मक व्यवस्था हो गई थी धीरे धीरे, क्योंकि राजा का पद है ना, वो बाद में क्या बन गया था? यहाँ पे पैतृक बन गया था मालव जनपद में। मालव जनपद पर शक शासक का भी अधिकार रहा था, जिसका नाम क्या था? रुद्रदामन। यानी इसने भी यहाँ पर अधिकार रखा था। लेकिन बाद में जब गुप्त साम्राज्य आया, और गुप्त साम्राज्य का शासक कौन था? समुद्रगुप्त। क्या नाम था? समुद्रगुप्त, जो गुप्त साम्राज्य का शासक था। उसके समय इन्होंने गुप्तों की अधीनता को स्वीकार कर लिया। यानी गुप्तों को जो अधीनता थी ना, उन्हें इन्होंने स्वीकार किया। दरअसल इसका जो उल्लेख है ना, ये कौन सी प्रशस्ति में मिलता है? प्रयाग प्रशस्ति में। यानी जो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति है ना, उसमें इस बात का उल्लेख मिलता है कि इन्होंने गुप्तों की अधीनता को स्वीकार किया था। ठीक है ना। याद रखना है कि ये जो मालव जनपद है ना, इस जनपद में राजस्थान में सर्वाधिक सिक्के पाए गए हैं। यानी राजस्थान में जो सर्वाधिक सिक्के हैं वो कौन से जनपद में मिले हैं? मालव जनपद में। और आपको पता ही है ना कि इसीलिए जो रेड है ना, रेड टोंक में ही तो पड़ता है, इसी जनपद में आता था रेड। ठीक है ना। तो रेड है ना, इससे कहा जाता है प्राचीन भारत का टाटा नगर। यानी प्राचीन भारत का टाटा नगर है ना, वो किसे कहा जाता है? रेड को।
एक्चुअल में रेड में है ना एशिया का भी सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार मिला था, यानी एशिया का भी सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार है ना वो रेड में पाया गया था। जो रेड है वो कहाँ पे पड़ता है, टोंक में पड़ता है, ठीक है ना। तो दोबारा बता देता हूं, जो मालव जनपद है ना वो टोंक, जयपुर और भीलवाड़ा वाला क्षेत्र था। याद रखना है कि जो मालव जनपद है उसकी जो राजधानी थी वो कौन सी थी, नगर थी, यानी राजधानी इसकी कौन सी थी, नगर थी मालव जनपद की, ठीक है ना। और इसे वर्तमान में कारकोट नगर के नाम से भी जाना जाता है, यानी वर्तमान में इसे क्या कहते हैं, कारकोट नगर कहते हैं, जो कहाँ पे है, टोंक में। दरअसल इसका जो अन्वेषण है ना वो सबसे पहले किया गया था किसके द्वारा, मेजर कार्लाइन के द्वारा, यानी मेजर कार्लाइन है ना उसने ही इसका अन्वेषण किया था, ये ध्यान रख लेना, ठीक है ना। उसके बाद में 19वीं शताब्दी में किया था। इनका जो प्रारंभिक क्षेत्र था वो कौन सा था, पंजाब, रावी व चिनाब नदी के बीच में स्थित था। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर के आक्रमण के समय ये कहाँ पर आ गए थे, राजस्थान में आ गए थे। इनके जो सिक्के हैं ना वो नगर में पाए गए हैं और इन पर जय मालवा या जय मालवा नाम लिखा गया, इनके सिक्कों पर लिखा गया है। याद रखना है कि इन यहाँ के जो मुख्य लोग थे ना उन्हें गण कहते थे, जो मुख्य होते थे यहाँ के। सिकंदर है ना उससे समझौते के लिए इन गणों को भेजा गया था दूत बना करके, ठीक है। यहाँ पर जो राजनीतिक व्यवस्था वो कैसी थी, गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। यहाँ का जो मुख्य राजा था ना वो चुना ही जाता था और वो कभी भी महाराजा की उपाधि धारण नहीं करता था और हमेशा क्या रहता था, शस्त्रोपजीवी रहता था। अब राजा की बात तो अलग है, अभी यहाँ पर चुना गया, लेकिन यहाँ पर जो सेनापति और सैनिक थे ना उनका भी यहाँ पर चुनाव भी किया जाता था, ठीक है। जो जनता थी ना वही चुनती थी भी ये सैनिक बनेगा, ये सेनापति बनेगा, ठीक है। यहाँ पर है ना क्षत्रपों का आक्रमण हुआ था लेकिन उन्हें इन्होंने पराजित कर दिया था, क्षत्रपों को पराजित कर दिया गया था। जो नानसा युग स्तंभ है ना भीलवाड़ा में, उसमें इस बात का उल्लेख मिलता है। दरअसल इसमें लिखा गया है कि एक राजा था जिसका नाम क्या था, सोम था। उसने क्षत्रपों को पराजित किया था और उसके बाद में उसने एक यज्ञ का आयोजन किया था। यज्ञ का नाम क्या था, षष्ठी रात्र, यानी षष्ठी रात्र यज्ञ का आयोजन इसने किया था, जबकि इसने किसको पराजित किया था, क्षत्रपों को पराजित किया, ठीक है। उसके बाद में याद रखना है कि बाद में यहाँ पर धीरे धीरे व्यवस्था कैसी होगी, राजतंत्रात्मक, यानी राजा का पद है ना वो कैसा होने लगा था, पैतृक होने लगा था राजा का पद, ठीक है ना। उसके बाद में यहाँ पर जो शक शासक है रुद्रदामन, उसका भी यहाँ पर अधिकार रहा था, यानी शक शासक रुद्रदामन का भी यहाँ पर अधिकार रहा था। एक्चुअल में यदि अपन बात करें तो बाद में यहाँ पर गुप्त साम्राज्य में इसका विलय किया था, किसने, समुद्रगुप्त ने, क्योंकि समुद्रगुप्त की बाद में इन्होंने अधीनता को स्वीकार कर लिया था। और इसकी जो जानकारी है ना वो अपने को किससे प्राप्त होती है, प्रयाग प्रशस्ति से प्राप्त होती है, ठीक है ना। याद रखना है कि राजस्थान में जनपदों में सर्वाधिक सिक्के ना वो मालव जनपद में मिले हैं। और वैसे भी आपको पता है कि जो रेड है ना जो टोंक में है वहां पर एशिया का भी सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार पाया गया है, ठीक है ना। और यहां पर जब सिक्कों का भंडार पाया गया तो इसी कारण से क्या कहते हैं, प्राचीन भारत का टाटा नगर। तो ये हो गया अपना कौन सा जनपद, मालव। तो ये मेन हो गए। अन्य जनपद और कौन से थे, अन्य जनपद, योधेय जनपद। योधेय जनपद के बारे में माना जाता है कि वर्तमान में हनुमानगढ़, श्री गंगानगर और उसके बाद में बीकानेर वाला जो क्षेत्र है ना वो योधेय जनपद के रूप में ही जाना जाता था। इनकी जो राजधानी थी ना उसे भी योधेय ही कहते थे, राजधानी को भी क्या कहते थे, इनकी योधेय कहते थे, ठीक है ना। राजधानी को योधेय कहा जाता था। याद रखना है कि जो योधेय जनपद है ना, योधेय जनपद, यहाँ के जो लोग हैं ना वो काफ़ी शक्तिशाली होते थे, वीर होते थे और इसीलिए योद्धा शब्द से ही इनका नाम योधेय पड़ा और यहाँ के लोगों को योधेय गण कहते थे। यहाँ के लोगों को क्या कहते थे, योधेय गण।
यहाँ पर जो मुखिया होता था ना उसे महाराज सेनापति कहते थे। यहाँ पे जो मुखिया होता था उसे क्या कहते थे? महाराज सेनापति। ठीक है, दरअसल ऐसा उल्लेख मिलता है कि 145 ईस्वी में इन्होंने क्षत्रपों को पराजित किया था। किसे पराजित किया था? क्षत्रपों को इन्होंने पराजित किया था। और ये जो पराजित करने वाले शासक का नाम कुमार बताया गया, यानी कुमार नामक शासक था, उसने यहाँ पर पराजित किया था। बाद में ये जो क्षेत्र है ना, ये गुप्तों के नियंत्रण में आ गया। किसके नियंत्रण में आया? गुप्तों के नियंत्रण में आया। वैसे यहाँ पर एक स्थान है रंग महल। रंग महल वर्तमान में हनुमानगढ़ में पड़ता है और यहाँ पर गुप्तकालीन सिक्के भी मिले हैं, यानी यहाँ पर गुप्तकालीन सिक्के भी पाए गए हैं। कहाँ पे? रंग महल में। तो ये था कौन सा जनपद? योधेय जनपद। उसके बाद में अर्जुनायन जनपद। ये वर्तमान में जो भरतपुर, धौलपुर, इसका जो क्षेत्र था वो कौन सा था? अर्जुनायन जनपद था। और इसकी जो राजधानी है ना वो भी कौन सी थी? अर्जुनायन थी। ये इसकी राजधानी मानी गई थी। इसके बाद में है सालव जनपद। सालव जनपद, सालव जनपद है ना, दरअसल मत्स्य जनपद के का अलवर का कुछ भाग है ना वो सालव जनपद में आता था। और इसकी जो राजधानी है ना वो थी मर्तिकावती। कौन सी थी राजधानी इनकी? मर्तिकावती इनकी राजधानी थी। ठीक है, इसके बाद में आता है सूरसेन जनपद। कौन सा आता है? सूरसेन जनपद। ये सूरसेन जनपद है ना, ये वर्तमान में यूपी का मथुरा क्षेत्र था और भरतपुर का कुछ भाग है ना, ये किस में आता था? सूरसेन जनपद में। और इसकी जो राजधानी है ना ये मथुरा थी। ये पिछली बार रीट में भी आया था कि सूरसेन जनपद की राजधानी कौन सी थी? तो मथुरा थी, ध्यान रख लेना। ठीक है, याद रखना है कि जो वासुदेव पुत्र जो श्री कृष्ण थे ना वो यहीं के थे। वासुदेव पुत्र श्री कृष्ण है वो यहीं के थे। कहाँ के? सूरसेन जनपद के। ठीक है ना, तो ये हो गया अपना कौन सा काल? जनपद काल। तो आपको अन्य जनपदों में याद रखना है कि योधेय जनपद, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर और कहाँ पे था? बीकानेर में था। और इसकी जो राजधानी है वो कौन सी थी? योधेय थी। ये शक्तिशाली होते थे और इन्हें योधेयगढ़ के नाम से जाना जाता था। दरअसल इनके जो प्रमुख था ना उसे महाराज सेनापति कहा जाता था। इन्होंने 145 ईस्वी में क्षत्रपों को भी पराजित किया था और उस समय इनका महाराज सेनापति का नाम क्या था? कुमार था। बाद में ये जो क्षेत्र था ना गुप्त शासकों के नियंत्रण में चला गया था। जो रंग महल हनुमानगढ़ में है ना वहां पर गुप्तकालीन सिक्कों का भंडार भी पाया गया है। ठीक है, अर्जुनायन जनपद की बात करें तो कहाँ पे? भरतपुर, धौलपुर में। राजधानी कौन सी थी इनकी? अर्जुनायन थी। सालव जनपद कहाँ पे? अलवर में। और इसकी जो राजधानी है वो मर्तिकावती थी। कौन सी थी राजधानी? मर्तिकावती। ये सालव जनपद की राजधानी थी। ठीक है, ध्यान रख लेना। सूरसेन जनपद कहाँ पे था? मथुरा और भरतपुर क्षेत्र में, राजस्थान में। और इसकी जो राजधानी थी वो कौन सी थी? मथुरा थी। और जो वासुदेव पुत्र श्री कृष्ण है ना, वासुदेव पुत्र श्री कृष्ण जो भागवत धर्म के संस्थापक थे वो यहीं के राजा थे। कहाँ के राजा थे? सूरसेन जनपद के ही राजा थे। तो ये हो गया अपने राजस्थान के जनपद। अपने को राजस्थान के जनपद इसमें पढ़ने थे। ठीक है, तो आगे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम।